नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट आईटीबीपी को लेकर आ रही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए 450 यानी कि 450 से अधिक हाई पावर्ड स्नाइपर राइफल की मांग की है। कहा जा रहा है कि इनकी मारक क्षमता 800 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। दरअसल आईटीबीपी 7.62 × 51 mm बोल्ट एक्शन राइफल को देख रही है, जिसकी किलिंग रेंज 800 मीटर और उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें टेलीस्कोपिक साइट को माउंट करने का ऑप्शन होना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल डे लाइट और लो लाइट कंडीशन में किया जा सके। साथ ही इसमें डिटैचेबल साउंड सप्रेशर होना जरूरी है और यही नहीं, ये -30 डिग्री सेल्सियस में ऑपरेट होने में सक्षम होनी चाहिए। दरअसल आईटीबीपी ने 2020 में ही 358 स्नाइपर राइफलों की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सेना में एक बार फिर से बदलाव किया जा रहा है और ये बदलाव टूथ टू टेल रेशो को लेकर है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर टूथ टू टेल रेशो का मतलब ये है कि टूथ यानी कि जो सैनिक सीधा कार्रवाई में भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है, और टेल यानी कि जो लॉजिस्टिक की आपूर्ति करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में सेना जो टेल वाला रेशो है उसमें बदलाव करने का विचार कर रही है, जिसमें कि टेल जो है यानी कि जो लॉजिस्टिक वाले सैनिक है उनके काम को आउटसोर्स किया जाएगा। यानी कि सेना का साफ तौर पर मतलब यह है कि जो सैनिक सीधे कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं उनका अनुपात कम है बजाय लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले सैनिकों की तुलना में। तो ऐसे में टेल को कम करना होगा। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि लॉजिस्टिक टेल को कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिसके लिए कई चीजों को आउटसोर्स भी किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, जिस कंपनी की गाड़ी सेना में इस्तेमाल की जा रही है उन्हें वर्कशॉप में रिपेयर करने की बजाय कंपनी के वर्कशॉप से रिपेयर कराया जाएगा। सेना का फोकस आउटसोर्सिंग पर है, लेकिन भारतीय सेना जो आर्मी का कोर फंक्शन है उसे आउटसोर्स नहीं करेगी। और कोई भी चीज अगर आउटसोर्स करनी है उससे पहले वाइस चीफ का अप्रूवल लेना होगा और फिर प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर की भी स्वीकृति लेनी होगी। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा सर्विस जो आउटसोर्स हो रही हैं वो उसी हिसाब से चल सकती हैं और इसे सेना की कमांड में लागू करना कमांड हेडक्वार्टर के विवेक पर निर्भर करेगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सरकार को आउटसोर्सिंग से क्या फायदा हो रहा है इसका अनुमान लगाने के लिए रक्षा मंत्रालय को सालाना सेना की तरफ से रिपोर्ट भी दी जाएगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की गोपालन एरोस्पेस, जो कि भारत की एक लीडिंग एरोस्पेस इंडस्ट्री है, उन्होंने एमटीसी स्लोवाकिया के साथ टाई अप किया है और ये जो एमटीसी स्लोवाकिया है वो ड्रोन और डिफेंस इंडस्ट्री में काफी आगे है। आपको बता दें कि दोनों ने एरो इंडिया 2023 में एक एमओयू पर साइन किया है। गोपालन एरोस्पेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत इस तरीके के उत्पादों का भारत में विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन की देश को सख्त जरूरत है और गोपालन एरोस्पेस भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए हवाई लक्ष्य, ड्रोन और यूएवी में भी अग्रणी रहा है। दरअसल दोस्तों, गोपालन एरोस्पेस ने अपनी बैंगलोर सुविधा में रडार और ड्रोन पर काम करना शुरू किया और उन्हें अभी हाल ही में इमर्जिंग स्टार्टअप ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड भी मिला है। गोपालन एरोस्पेस की तरफ से कहा जा रहा है कि AX2 प्रीडेटर, जो कि एक अटैक सिस्टम है और ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट गाइडेंस सिस्टम पर आधारित यूएवी है। AX2 प्रीडेटर इसे आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है और ये एक ट्रांसपोर्टेबल वेपन सिस्टम है जिसे कि लॉइटरिंग मुनिशन के तौर पर भी जाना जा सकता है और इस प्रणाली को जो हमारे जमीनी सैनिक हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। AX2 प्रीडेटर की अगर बात करें तो इसका मेन पर्पस है दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट को आइडेंटिफाई, सर्च और डायरेक्ट हिट करना और उसके बाद ये अपने आप को भी नष्ट कर देता है। कहा जा रहा है कि इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा। इसकी तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 120 किलोमीटर तक होगी। इसकी क्रूज स्पीड 320 से 420 किलोमीटर प्रति घंटा और इंड्योरेंस टाइम 30 मिनट तक का होगा और इस यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 30 किलोग्राम का होगा और यह अपने साथ 3 किलोग्राम का वॉर हेड ले जा सकता है। इसकी लंबाई 2 मीटर है और विंग स्पैन 2.2 मीटर और यह -40 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस के बीच काम कर सकता है और इसका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है 6000 मीटर का। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों HLFT-42 को एरो इंडिया 2023 में दिखाया गया था, जिसमें कि हनुमान जी का स्टिकर लगाया गया था और उससे बाद में हटा दिया गया था। लेकिन हनुमान जी के चित्र को हटाए जाने से देश भर में काफी विरोध भी हुआ। ऐसे में HAL ने हनुमान जी के स्टिकर को फिर से HLFT-42 पर लगा दिया है। दरअसल HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि स्टिकर लगाने के पीछे का कारण था HF-24 मारुत, जिसके आधार पर HLFT-42 को तैयार किया जा रहा है। हालांकि इस स्टिकर से इसका कोई लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जी ने कहा कि 2026 तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF के प्रोटोटाइप को विकसित कर लिया जाएगा और 2031 से 2032 तक इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2040 तक 45 TEDBF
प्राप्त करने में नौसेना सक्षम रहेगी। भारतीय नौसेना अब इस अंतर को पाटने के लिए विमान वाहक पोत के लिए 26 समुद्री लड़ाकू विमानों को प्राप्त करेगी। जैसे कि आप सभी को मालूम भी है कि इसके लिए हम राफेल मरीन को चुन रहे हैं और मिग 29 को फेस मैनर में रिटायर भी कर दिया जाएगा और उसके बाद टेडबीएफ शामिल होने शुरू हो जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना 2045 तक 100 टेडबीएफ को खरीद सकती है और दूसरे बैच में टेडबीएफ में कई अधिक सुधार भी देखने को मिलेंगे और ये 5वीं पीढ़ी के प्लेटफॉर्म के बराबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 में इंडिया की लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एमआरएफ ने अपने नए लाइन ऑफ नॉइस व्हील टायर और मेन व्हील टायर को प्रदर्शित किया है, जो कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में लगाया जाएगा और ये अमेरिका के द्वारा बनाए गए डनलोप टायर की जगह लेगा। दरअसल एमआरएफ फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट के लिए एरो मसल टायर को विकसित कर रही है और ये कहा जा रहा है कि इसके ट्रायल जल्द ही शुरू होंगे और फिर इन्हें तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A फ्लीट में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि एमआरएफ ने पहले ही अपने बड़े टायरों को तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स के लिए तैयार भी कर लिया है, जिनका प्रदर्शन भी किया जा चुका है और अब आगे से भारत में बने सभी लड़ाकू विमानों पर भारतीय निर्मित टायरों को ही लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने पायलटों को खराब मौसम से निपटने में मदद करने के लिए एक टेक्निकल सॉल्यूशन तैयार किया है। कहा जा रहा है कि ये जो टेक्निकल सॉल्यूशन है वो बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ और बिना बाधा के संचार को भी प्रदान करेगा। भारतीय वायुसेना के अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका नाम वायु लिंक है और ये जो वायु लिंक है वो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS का इस्तेमाल करता है। जब सिग्नल कम होते हैं तो बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजा जाता है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि इस टेक्निकल सॉल्यूशन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये फ्रेंडली फायर को रोकता है। भारतीय वायुसेना ने इस वायु लिंक का प्रदर्शन एरो इंडिया 2023 में भी शो किया है और यही नहीं, ये जो वायु लिंक है वो एक एडहॉक डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो एक विमान में फिक्स होने पर सुरक्षित चैनल पर इंक्रिप्टेड ट्रैफिक डेटा के साथ साथ अन्य विमानों की स्थिति को भी बताता है। और आपको बता दें कि युद्ध की स्थिति के दौरान विमान किसी फ्रंट आर्मी के करीब उड़ान भर रहे होते हैं तो विमान का प्रदर्शन टैंक और सैनिक सहित जमीन पर इन ताकतों की स्थिति बताता है। वायुसेना की तरफ से दावा किया गया है कि इस प्रणाली का फायदा यह होगा कि जब आप युद्ध में जा रहे हैं तो यह फ्रेटिसाइड को रोकता है। इसका मतलब है कि आप ये जानने में सक्षम है कि हमारी जमीनी सेना कहां पर मौजूद है और ये जो वायु लिंक सिस्टम है वो विमान की टक्कर को भी रोकता है और बेहतर कॉम्बैट टीमिंग प्रदान करता है और साथ ही ये रियल टाइम के आधार पर योजना बनाने में मदद करता है, जहां पर कई टीमें एक साथ मिलकर काम कर रही होती हैं और ये सिस्टम पायलटों को मौसम के बारे में भी आंकड़े दे सकता है, खासकर कि जब आप पहाड़ियों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं जहां रेडियो संचार नहीं है तो ये सिस्टम आपको रेडियो संचार भी दे सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरीके की परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 470 जेट में से करीबन 370 जो जेट्स हैं वो भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जाएंगे, जिसमें कि 100 ट्विन इंजन वाले जेट नौसेना के लिए बनाए जाएंगे और जो 470 जेट है वो 114 जो MRFA जेट्स हैं जो लेने हमने उनसे अलग होंगे। आपको बता दें कि इसकी पहली सीरीज फरवरी 2024 तक लॉन्च की जा सकती है और पहली सीरीज में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A और मार्क 2 शामिल होंगे, जिसे अगले साल फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक चलेगा, जिसे कि जापान में शिंगा प्रांत में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास धर्म गार्जियन वर्तमान की वैश्विक स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अभ्यास के संस्करण में जंगल और अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में सैन्य गतिविधियों के लिए प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण भी शामिल है। एक्साइज धर्म गार्जियन भारतीय सेना तथा जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे और बढ़ावा मिलेगा। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों सेनाओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपना अनुभव साझा करने और बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें अलग अलग तकनीकों और रणनीति का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूएई आधारित हथियार निर्माता तारिक ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत भारतीय वेरिएंट वाली AL तारिक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को भारत डायनेमिक्स में बनाया जाएगा। इसके अलावा अल तारिक ने एक MOU HAL के साथ भी साइन किया है, जिसमें कि HAL के द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट पर लाइन ऑफ लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का फिजिबिलिटी एक्सप्लोर किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि रुस्तम के आम वर्जन, जिसे कि SR UAV भी कहा जाता है, उसके हथियारों का ट्रायल शुरू कर दिया गया है
और इसमें 4 प्रकार के एयर टू सरफेस मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि हेलिना एंटी टैंक मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी पर्सनल वेपन शामिल है। लेकिन चौथे वेपन के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि रुस्तम को भी दोस्तों पूरी तरीके से आर्म वेरिएंट में तैयार किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ने कहा कि 114 फाइटर जेट्स जो कि एमआरएफए टेंडर के तहत खरीदे जाने हैं, उसके लिए भारतीय वायुसेना ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की मांग की है और कहा जा रहा है कि अगले 3 महीनों में, जिसे कि अगले 3 महीनों में दिया जाएगा। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना एमआरएफए टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इस साल के अंत में जारी करेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, बोट्सवाना के डिफेंस फोर्स एयर विंग ने एचएएल के साथ बातचीत शुरू की है कुछ संख्या में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की खरीद के लिए, और वो अपने पुराने 10 F5A और 5 F5 ट्रेनर्स को बदलना चाहता है। आपको बता दें कि 2017 में बोट्सवाना की डिफेंस फोर्स ने 12 सेकंड हैंड साब ग्रिपेन को खरीदने पर विचार किया था, जिनकी अनुमानित कीमत $1.7 बिलियन थी, लेकिन कीमत अधिक होने की वजह से इस सौदे को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा साउथ कोरिया ने भी अपने FA-50 को यहां पर प्रदर्शित किया था 2018 में, लेकिन बोट्सवाना की जो लीडरशिप है उन्होंने मना कर दिया था, जिसका कारण था कि FA-50 ग्रिपेन की टक्कर का नहीं है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, AMCA के सीनियर प्रोजेक्ट हेड ने कहा कि AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट के जो 15 प्राइमरी सिस्टम्स है, उनका सिस्टम लेवल का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पूरा कर लिया गया है, जिसमें कि हाइड्रोलिक्स, कॉकपिट एवियोनिक्स, इंटीग्रेटेड हेल्थ मॉनिटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल वेपन सिस्टम और इंटरनल वेपन वेस्ट में शामिल है। कहा जा रहा है कि इन सब का पूरा होने का मतलब है कि AMCA का प्लेटफॉर्म लेवल डिजाइन रिव्यू अगले 1 से 2 महीनों में पूरा हो जाएगा और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इसके फंड के लिए अप्रूवल लिया जाएगा, ताकि AMCA के 5 प्रोटोटाइप्स का फैब्रिकेशन शुरू हो सके। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी सीनेट की तरफ से हाल ही में एक प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा करार दिया गया है। इस प्रस्ताव में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन भी किया गया और साथ ही चीन की निंदा भी की गई है। और ये पहला मौका है जब अमेरिकी सीनेट की तरफ से इस तरीके का कोई प्रस्ताव लाकर भारत का साथ देने का वादा किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने कहा कि LAC की यथास्थिति को बदलने के लिए चाइना सैन्य बल का जो इस्तेमाल कर रहा है वो निंदनीय है। साथ ही दूसरे भड़काऊ कदमों के लिए चीन का भी उन्होंने किया। अमेरिकी प्रस्ताव में भारत की तरफ से रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का भी समर्थन किया गया है। प्रस्ताव की माने तो चीन की तरफ से आक्रामक और सुरक्षा खतरों के विरोध में भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो कदाचित बिल्कुल ठीक है। सीनेट में जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों और रक्षा आधुनिकीकरण का भी स्वागत किया गया है। सीनेट के इन प्रस्तावों की माने तो भारत बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहा है, वो अमेरिकी सहायता को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों देशों ने आपसी साझेदारी का भी समर्थन किया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारत को रशिया से दूर करने की पूरी कोशिश पर लग चुका है अमेरिका, और यही वजह है कि उसने अभी हाल ही में अपने F-35 फाइटर जेट को भारत भेजा। यही नहीं, अमेरिका भारत के कई सारे हथियार सौदों में अपनी पहुंच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत रूस पर निर्भर ना हो सके। इसीलिए उसने अपने सुपर हॉर्नेट B-1B बॉम्बर को भी यहां भेजा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को रूस से दूर करने के लिए यह अमेरिका की सबसे बेहतर चाल है। रूस भारत का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता है और भारत और रूस की नजदीकी से अमेरिका हमेशा परेशान रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी एक परेशानी हो रखी है, जो सोवियत दौर के फाइटर जेट उन्हें अपग्रेड करने में दिक्कत हो रही है। रशिया की तरफ से स्पेयर पार्ट नहीं आ पा रहे हैं और भारत अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने की पूरी कोशिशें कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन की जंग की वजह से रूस से आने वाली सप्लाई में काफी देरी हो रही है और इसका फायदा ये पश्चिमी देश उठाना चाहते हैं और इन सबको अमेरिका बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है और इसीलिए वो भारत को अपने पाले में लाने के लिए पूरी कोशिश में लग गया है। हालांकि भारत को अमेरिका F-35 की पेशकश करता है या नहीं करता वो तो बात की बात है, लेकिन भारत भी अमेरिका के F-35 को लेने के बारे में बिल्कुल सचेत है। वहीं अमेरिका F-35 फाइटर जेट बेचने की बातें तो भारत के साथ करनी शुरू कर चुका है। दूसरी दिक्कत भारत के साथ ये है कि हमारा 114 फाइटर जेट्स का जो MRFA टेंडर है वो अभी तक रुका हुआ है। पिछले 5 सालों से वो रुका पड़ा है। ऐसे में पूरी जद्दोजहद लगा रहा है अमेरिका। दोस्तों, पिछले 5 सालों में रशिया की तरफ से $13 अरब वाले हथियारों की सप्लाई को भी मंजूरी दी जा चुकी है और $10 अरब के ऑर्डर भी उनके पास है और इसके बाद ही अमेरिका की तरफ से भारत को $6 अरब की लागत से हथियार बेचने की अनुमति दी गई। तो चीजें आप यहाँ पर बिल्कुल समझ सकते हैं कि अमेरिका पूरा फायदा उठाना चाहता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।